हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो वीडियो है ये फरवरी 2022 की जो क्रोनोलॉजी है उसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स इसके कवर कर लिए थे, जिसमें हम लास्ट जो है हमने छोड़ा था प्रादेशिक परिदृश्य के ऊपर। तो जो स्टेट न्यूज़ थी यानी प्रादेशिक परिदृश्य था उसका हाफ पोर्शन हम पार्ट 5 में कर चुके हैं। आज हम आगे का पोर्शन जो है इसमें कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है कि ये जो है 59 मिनट्स या 1 घंटे का जो है वीडियो प्रोबेबली हो जाए, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को आज जो है इसमें कवर करने वाले हैं। आज हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य, मिसलेनियस न्यूज़, ये सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने बजट पढ़ा था, यानी यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर कर ली थी। तो आई होप आपने वो वीडियोस तो देख लिए होंगे। अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो हम जरूर वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। सो आज जो है हम प्रादेशिक परिदृश्य वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल देखिए, इसमें क्या है। फर्स्ट आर्टिकल है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक बुक के बारे में है। बुक का नाम है गंगा री इमेजिनिंग, रेजुवेटिंग और रिकनेक्टिंग। ये एक बुक है जिसको लिखा है राजीव रंजन मिश्र जी द्वारा, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक रह चुके हैं। उनके अलावा एक व्यक्ति और है जिनका नाम है पुष्कल उपाध्याय। ये मिशन के ऊपर ICDAS अधिकारी जो हैं वो रह चुके हैं। तो इन्होंने जो है गंगा को सफाई करने में, गंगा स्वच्छ करने में जो भी समस्याएं आई थी, जो भी चुनौतियां आई, उनके बारे में बहुत जो है रेखांकित किया है चीज़ों को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर आई हैं। फिर सेकंड आर्टिकल देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो हाल ही में 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर। और यहाँ पर जो है आपको तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर इसको आयोजित किया गया। और यहाँ पर 300 से अधिक जो है पेपर्स जो है वो जो आए थे, जिसमें से जो है राजस्थान का जो ई बिजनेस पेपर है उसको 3rd पोजीशन पे जो है वो रखा गया। मतलब इसमें क्या है कि भाई कौन सा जो राज्य है वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कितनी चीज़ें पारदर्शिता के साथ में जो है दर्शा रहा है, उसको जो है यहाँ पर लेकर के ये सम्मेलन करवाया गया था। अब देखिए, एक हमारे स्टेट का एक पोर्टल है जिसका नाम है ई बिजनेस पोर्टल। तो ये ई बिजनेस पोर्टल क्या है, तो देखिए राजस्थान सरकार के सभी विभागों, उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए इस बिजनेस ये जो है ना ई बिजनेस पोर्टल, इसको देश में पहली बार जो है इस प्रकार का पोर्टल उपयोग किया गया है, जिससे कि सभी बिजनेसेस से जुड़े जो लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अंदर आपस में कम्युनिकेशन हो सके। इस बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को सरकार के साथ जुड़े व्यापार भागीदारों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने के लिए जो है वो बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इसके अंदर। और देखिए, ये जो हमारा ई बिजनेस पोर्टल है राजस्थान का, इसको जो है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हम मना रहे हैं अभी, उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज इसके अंदर भी जो है इस ई बिजनेस पोर्टल को उन्होंने शामिल किया था। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जो राजस्थान का बजट है उसमें जो गांधी बधिर विद्यालय है, जो ये पहले विद्यालय हुआ करता था, अब उसको जो है प्रमोट करके क्या बना दिया गया है, महाविद्यालय। पहले ये जो है सेकेंडरी स्कूल ही था, फिर इसको सीनियर सेकेंडरी बनाया गया 2010 में, काफ़ी पुराना है, 1982 का है। और 2021 के बजट में जो है इसको प्रमोट कर करके क्या बना दिया गया है, महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपका गांधी बधिर विद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है। फिर देखिए, NBL जो है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये क्या है, तो देखिए ये एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि जितनी भी हमारी लेबोरेटरीज होती हैं उनको प्रमाणीकृत करती हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट देती है कि भाई ये जो है जो ये ISO और IEEC जो है उसके तहत जो है इसको प्रमाणीकृत करने का जो अथॉरिटी है वो इस जांच प्रयोगशाला के पास में है, यानी कि NABL, यानी कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो इसने अभी क्या किया है कि राजस्थान की राजधानी के जो जयपुर में मुख्यालय है वहाँ पर जो है पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला जो है वह स्थापित की है। ठीक है, इसके अलावा अन्य 32 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशाला जो है वो भी इसके द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। तो ये थोड़ी सी जो है ध्यान रखने वाली बात है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। फिर देखिए, इंदिरा रसोई योजना जो है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई जो इंदिरा रसोई योजना है, उसमें प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ा करके 17 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और अभी हमारे पूरे प्रदेश में 358 इंदिरा रसोइयों को जो है 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान जो है वो मिलेगा। और जो है अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या है कि भाई जो ये सस्ती थाली होती है खाने की, पहली चीज़ तो ये क्या है, ये जो है रूरल एरियाज़ में नहीं है, ये अर्बन एरियाज़ में ही है, शहरी क्षेत्रों के अंदर भी ही जो है इसको चलाया जाता है। और इसके अंदर जो रेट है वो काफ़ी कम है और उसके ऊपर सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सब्सिडी की जो रकम है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है, 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये करने का निर्णय लिया है।
जो अब सरकार जो है ये पैसे जो है इसको देगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ये भी कोई खास खबर तो है नहीं वैसे, लेकिन आपको बता देती हूँ कि आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया और ये 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम था, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है वहाँ के लोग भी जो है वो इसमें सम्मिलित हुए थे। तो जैसे कि इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वहाँ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो भी इसके अंदर जो है वहाँ के युवा भी इसमें शामिल हुए थे, और इसमें यही है कि भाई जो चर्चाएँ वगैरह जो है वो इसके अंदर की गई थी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। फिर देखिए, आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है हमारे गवर्नर साहब ने, कलराज मिश्र साहब ने। तो इसमें क्या होगा कि राजस्थानी भाषा के अंदर ही जो है वो समाचार जो है वो आएंगे। तो आकाशवाणी ने जो है ये पहल जो है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट है जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन कर दिया गया है। अभी जो चुनाव आएंगे तो उसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश में जो मतदाता सूची है उसको विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य के अंतर्गत जो है 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट वैसे ये न्यूज़ है नहीं, मैंने इसको यूँ ही रीड किया, आप इसको काट सकते हैं, कोई काम की ये न्यूज़ नहीं है। फिर देखिए, अजमेर, नागौर, चूरू में नवीन राजस्व ग्राम जो है वो घोषित किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नागौर की, तो नागौर की तहसील कुचामन सिटी के मूल राजस्व ग्राम सबलपुरा को जो है राजस्व ग्राम क्या लिखा है नाडापुरा एवं सिंधपुरा को शहीद रामेश्वर नगर जो है इसके अंदर जो है इसको प्रमोट किया गया है। और अजमेर के जो राजस्व ग्राम है तहसील भिनोय के पाडलिया मूल राजस्व ग्राम को गोवर्धनपुरा तथा गुड़ा खुर्द को इंद्रपुरा नवीन राजस्व ग्राम, सोमलपुर मूल राजस्व ग्राम को आगला कांकड़ शाही और चंदवाला तथा डाली नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए गए हैं। बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो अजमेर में बहुत सारे ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम बनाया गया है। फिर है चूरू के राजस्व ग्राम है रामदेवरा तथा जड़ सारसर, ये राजस्व ग्राम को जड़ सारसर बांस नवीन राजस्व ग्राम जो है वो घोषित किया गया है। तो अब देखिए, किसी एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आरएस के अंदर तो नहीं पूछे जाते हैं, अगर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको ज़रूर से रीड करिएगा, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, योग महोत्सव जो है उसका आयोजन हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गायत्री परिवार, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इनके द्वारा इसका आयोजन कराया गया। कहाँ करवाया गया? तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया। फिर देखिए, 29वां जो राज्य स्तरीय बाल विज्ञान दिवस कार्यक्रम है उसको जो है ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जहीदा खान जो है उसके द्वारा जो है आयोजित करवाया गया, और उनको जो है राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के लोगों का भी जो है इस समय उन्होंने अनावरण जो है वो किया है। जो राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कार्यक्रम है उसमें 10 से 14 साल के या 14 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको जो इसमें पार्टिसिपेट करवाया गया, और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है उन बच्चों को दिए गए। फिर देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है एक मुश्त समझौता योजना। तो देखिए, कोरोना जो संक्रमण है उसमें किसानों को काफ़ी जो है लॉस हुआ, कईयों की जान भी गई है। तो इसीलिए जो सहकारिता विभाग है उसके द्वारा एक मुश्त समझौता योजना जो है उसको लागू किया गया है। और सहकारिता मंत्री कौन है? हमारे उदयलाल आंजना, उन्होंने इस योजना को लागू किया है। इससे होगा क्या कि जितने भी जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं या जो कृषि अकृषि के लिए जिन्होंने लोन लिए थे, तो उनमें जो है एक तो दंड की राशि, जो ब्याज दंड की राशि उसको कम करेंगे, और जो ब्याज ऑलरेडी उन पे लगा हुआ था उसको भी जो है वो कम करेंगे, और जिस किसान की मृत्यु हो गई उस पर जो है ये सारी चीज़ें वसूली का खर्च वगैरह ये सब जो है पूर्णतः माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये इस योजना के अंतर्गत है। फिर देखिए, उष्ट्र कल्याण शिविर जो है पशुपालन विभाग की ओर से जो है इसकी शुरुआत की गई, और प्रत्येक शनिवार को पशु चिकित्सा संस्थानों एवं उष्ट्र बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे उष्ट्र कल्याण शिविर, जिनमें ऊँटों का जो है परीक्षण व उपचार जो है वो किया जाएगा। अब इसमें वैसे कुछ जो है क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए आप इसको काट भी सकते हैं। फिर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है सजग ग्राम योजना। तो सजग मतलब कि अवेयर करना, और किसको अवेयर करेंगे? ग्रामों को। तो देखिए, ये जो है एसीबी के द्वारा चलाई गई एक जो है योजना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है एसीबी जो है वो कुछ गाँवों को, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने 51 गाँवों को जो है गोद लिया है, और गाँव के अंदर जो भी भ्रष्टाचार होते हैं या जो भी लोगों को जागरूकता कम है ग्रामवासियों को, तो उनको सजग करने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे और भी क्या काम करेंगे वो लोग? तो जितनी भी सरकार की योजना है, कल्याणकारी योजना है, उनसे ग्रामवासियों को जो है अवगत कराएंगे, प्रशासन में समन्वय जो है वो स्थापित करेंगे। तो ये इसका जो है वो उद्देश्य है। फिर देखिए, नेक्स्ट है स्वस्थ बेटी अभियान। तो इसमें क्या है कि जो राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा प्रदेश में बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अलवर में एक जगह है बानसूर जिला, वहाँ से स्वस्थ बेटी अभियान शुरू किया गया है, और ये 24 जनवरी को शुरू किया गया, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से चलाया गया है? अलवर जिले के बानसूर से चलाया गया है, और इसको चलाया किसने है? राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने।
और इसमें क्या होगा कि समाज की हर वर्ग की जो बेटी है उनको सम्मान देने प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ, उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आदि आदि। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हमने पढ़ा कि इसको जो है महिला अधिकारिता और निदेशालय की ओर से 24 जनवरी को जो है इसको मनाया गया। और इसमें जो है कई सारी कार्यक्रम वगैरह जो है वो आयोजित इसमें किए गए, पुरस्कृत भी कई लोगों को किया गया और आयोजन भी किए गए। और मेरे सपने मेरी उड़ान विषय पर जो है लेखन प्रतियोगिता भी जो है वो आयोजित करवाई गई। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये तो हमने पढ़ा ही था। और इस वर्ष 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो थीम है वो है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो थीम क्या है इस बार की? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। फिर देखिए इसमें इपिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि इपिक कट किट जो है उसको भी जारी किया गया। इससे क्या होगा कि और एक है नो योर कैंडिडेट ऐप, तो ये दोनों जो है ये किस लिए लॉन्च किए गए हैं? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिससे आप जो है अपने जो भी कैंडिडेट है, जो रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए खड़ा हो रहा है, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी संपत्ति और उसकी जो भी जानकारी है जो आमजन को उपलब्ध होनी चाहिए, वो आपको जो है उसमें मोबाइल ऐप के द्वारा जो है वो देखने को मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में राज्यों के विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया था। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा मतदाता दिवस मनाया गया और जो इसमें जो है नो योर कैंडिडेट ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया और एपिक कार्ड जो है उसको भी लॉन्च किया गया, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। फिर देखिए संविधान पार्क जो है उसका शिलान्यास किया गया। तो ये भी जो है आपका जो राजभवन है वहाँ पर जो हमारे गवर्नर है उनके द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। और यहाँ पर क्या है कि संविधान के बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, जैसे कि 22 भाग के संविधान में जो संविधान सभा है वो किस प्रकार से निर्मित हुई थी, संविधान सभा के अंदर कैसे जो है किस चीज़ पे डिबेट चले थे, और 45 शिल्प प्रदर्शित जो है यहाँ पर किए जाएंगे। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान पार्क जो बना है उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो राजस्थान में जो आपका ये जयपुर के अंदर जो आपका राजभवन है वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट में एक जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है सॉरी, वो काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है ढोंढसर। तो जयपुर में जो गोविंदगढ़ है आपका, ये तो जानते हैं अपन गोविंदगढ़, वहाँ की जो पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत है ढोंढसर, ये जो है 100% टीकाकरण के लक्ष्य को इसने पूरा कर लिया है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा के अंदर है। फिर देखिए जो राजस्थान राउंड अप में जो खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरी खबर है कि कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए और कराप वंचन को रोकने के लिए, यानी कि टैक्स इवेजन को रोकने के लिए तकनीक के प्रयोग की पहल करते हुए जो वाणिज्यिक कर विभाग है उसने क्या किया है, जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल बनाया है। ठीक है, तो ये जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल जो है इसका कार्य क्या होगा कि जो कर निर्धारण है उसको सुगम बनाना और जो कर वंचन है उसको रोकना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी के ऊपर है कि राजस्थान जो है ये खबर दी गई है जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा कि सोलर जो रूफटॉप है उसके अंदर राजस्थान जो है 3rd पोजीशन पर है, 3rd पायदान पर आ गया है। यानी कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सोलर रूफटॉप पैनल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अब तक जो है 516 सोलर रूफटॉप पैनल जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सुविधार्थ बनाई गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ जो है वो 2022 से किया गया है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब क्या होगा कि जो प्रक्रिया में जो टाइम लगता था वो नहीं लगेगा और अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियां हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसमें एक बार आप रजिस्टर कर देंगे तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो ऑलरेडी वो आप उसमें रजिस्टर्ड जो है वो दिखाएंगे। फिर है द स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट फंड। देखिए अभी जो है प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में द स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट फंड जो है उसको राजस्थान पैटर्न पे जो है वो लागू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि जो हमारे चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने जो है जयपुर प्रथम और द्वितीय, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी जिले में जो लक्षित टारगेट था 100% वैक्सीनेशन उसको पूरा कर लिया है। यानी कि हमारे ये जो ज़िले हैं वो 100% वैक्सीनेटेड हो गए हैं। फिर देखिए एक टूरिस्ट रूट है जिसका नाम है बारालीबारी, इसका भी शुभारंभ किया गया है जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं टीकाराम जी द्वारा। तो इसमें देखिए जो ये है
नहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग के जो मंत्री हैं टीकाराम जूली, इनके द्वारा जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो बफर क्षेत्र है वहाँ पर एक टूरिस्ट रूट को जो है अभी उसका शुभारंभ किया गया। उसका नाम है बारा लीवारी। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसे नेम दे करके वो पूछ ले। और फिर है देखिए यहाँ पर जो अंजीर की फसल है, अभी अंजीर की फसल हमारे यहाँ नहीं होती है, तो जो काजरी जोधपुर है उसने पाली और बाड़मेर में अंजीर की फसल की संभावना तलाशी है। अगर सफलता मिलती है तो ये फसल जो है हमारे फिर राजस्थान के इन क्षेत्रों में भी जो है पाली और बाड़मेर में भी जो है उसको उगाया जा सकेगा। अब देखिए जो अदर स्टेट की न्यूज़ है उसमें एक न्यूज़ मुझे ठीक लगी, ये है बीनापन की मल्टी मॉडल पाइपलाइन परियोजना। ये क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश की वैसे तो योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी स्टार्ट किया है। इसके तहत देखिए होगा क्या कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है और दक्षिणी उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है पेट्रोलियम के जो उत्पाद है उनको जो है सप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। तो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ और है देखिए कि जो मेरठ है वहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है उसकी आधारशिला रखी गई है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये आपके मेरठ के अंदर जो है यूपी में की जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो है प्रादेशिक परिदृश्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे पुरस्कार और सम्मान के अंदर। तो देखिए पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है इस बार वितरित किए गए, जिनकी घोषणा हर बार जो है गणतंत्र दिवस जो आपका आता है, रिपब्लिक डे, उस टाइम पर गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और इन पुरस्कारों का नाम है पद्म अलंकरण। पद्म अलंकरण में 3 पुरस्कार होते हैं, सब जानते हैं। पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है और एक पद्मश्री होता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे जो है लोगों को ये अवार्ड जो है कई सारे क्षेत्रों के अंदर काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, कला है, सामाजिक कार्य है, जनहित के मामले हैं, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, व्यापार उद्योग है, शिक्षा, खेलकूद वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो हालांकि इनकी जो घोषणा है वो तो आपके गृह मंत्रालय के द्वारा जो है रिपब्लिक डे पर ही कर दी जाती है, लेकिन इनका वितरण जो है मार्च अप्रैल के आसपास दिया जाता है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है इस बार 34 महिलाओं को जो है ये पुरस्कार के अंदर 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय हैं और भारतीय मूल की श्रेणी के अंदर 13 लोग जो है वो मरणोपरांत श्रेणी के अंदर लोगों को ये दिया गया है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान से किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। देखिए पद्म पुरस्कार जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ये मैंने आपको तीनों श्रेणियां बताई दी। और जो असाधारण और विशिष्ट सेवा होती है उसके लिए विभूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए अब जो है राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पद्म विभूषण जो है जिन 4 लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण के नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। एक है सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, ये महाराष्ट्र की हैं। राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल बिपिन रावत, उनको सिविल सेवा में दिया गया, ये उत्तराखंड के हैं। और कल्याण सिंह जो हमारे यहाँ के गवर्नर थे, वो पब्लिक अफेयर्स में उनको दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो पद्म भूषण है उसमें राजस्थान से कितने लोगों को मिला है। पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि गुलाब नबी आज़ाद जो है उनको भी जो है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण इस बार सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो देवेंद्र झांझड़िया है जो कि खेल से संबंधित है, पैरा एथलीट है, उनको राजस्थान से ये अवार्ड मिला है। राजीव महिर्षि जो कि एक बहुत ही जो कहते हैं उम्दा IAS ऑफिसर रहे हैं, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफ़ी टाइम तक उन्होंने सर्विसेज दी है, तो वो जो है राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान कैडर के हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा राजस्थान से ये 3 ही व्यक्ति हैं। और फिर अगर हम देखें पद्मश्री पुरस्कार, जिसमें कि राजस्थान से ये पुरस्कार जो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कला से संबंधित है उनको दिया गया है। फिर जो है ये अवार्ड जो है अवनी लखेरा जो है उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, जो कि खेल से संबंधित है। और एक व्यक्ति आई थिंक और हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, हाँ, रामदयाल शर्मा, इनको भी कला से जो है ये पुरस्कार मिले हैं। तो राजस्थान से जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं ये आपको जो है अच्छी तरीके से जो है याद कर लेने हैं। फिर देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा भी जो है वो भी की गई है। और जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके अंदर कई सारी श्रेणियां होती है, वही समाज सेवा, बहादुरी, खेल वगैरह, इन सब में भी बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। और इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति वाली क्षेत्र के अंदर गौरी महेश्वरी जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, गौरी महेश्वरी का, इनको ये अवार्ड जो है वो बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट पुरस्कार जो है वो किसका है, फिर देखिए यहाँ पर असम सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा जो रतन टाटा हैं,
जो रतन टाटा हैं उनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस अवार्ड के अंदर जो है कितने 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। उसके अलावा 3 अवार्ड और होते हैं, जैसे एक तो असम वैभव होता है, एक असम सौरभ होता है और एक असम गौरव होता है। तो 3 तरह के अवार्ड है। जो सर्वोच्च अवार्ड है वो असम वैभव है और ये हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इन्होंने कैंसर उपचार की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया असम के अंदर, इसलिए उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा असम सौरभ और गौरव किसको मिला है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वहाँ के लोगों को मिला है, तो इसमें आपको जो है ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए ये जो पुरस्कार है ये नया ही पुरस्कार है, 2019 में ही इसको जो है लॉन्च किया गया था। और आपदा प्रबंधन में जो संस्था और व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें देखिए जो संस्था अच्छा कार्य करती है तो उसको 51 लाख रुपए मिलते हैं और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो 2022 का जो ये अवार्ड है ये संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इसके अंदर जो है 2021 के अंदर जो है, जैसे 2022 का अवार्ड है, 2021 की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया था और व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। हालांकि आपको मुझे लगता है कि ये 2022 वाला अवार्ड है, इसी को याद रखना है। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है और गुजरात जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए जो फीफा फुटबॉल होता है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड हाल ही में दिया गया 2021 में। तो देखें तो जो पोलैंड के जो स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, तो उनको जो है ये अवार्ड जो है पुरुष वर्ग में मिला है। और महिला की अगर बात करें तो इनका नाम है, स्पेनिश मिडफील्डर हैं जिनका नाम है एलेक्सिया पुटलेस, उनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। तो फिर जो है ये पुरस्कार इसके अंदर है। बाकी इतने सारे पुरस्कार आपको याद नहीं रखने, बस इस पुरस्कार के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार, तो इसके अंदर देखिए जो है ये जो पुरस्कार है ये क्रिकेट के अंदर जो जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उनको दिया गया है। तो देखिए इसके अंदर जो है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्या है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको ये जो है ट्रॉफी दी गई। और उसके अलावा जो हमारे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की श्रेणी है उसके अंदर ये लिखा है राशेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी, यानी 2 ट्रॉफीज़ है अलग अलग, एक तो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, एक है रोशेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी। ये स्मृति मंधाना को दी गई। स्मृति मंधाना को दूसरी बार जो है इस ट्रॉफी से जो है वो नवाजा गया है। उसके अलावा एक 21 वर्षीय बाएं हाथ के गेंदबाज है शाहीन शाह, ये ट्रॉफी जीतने वाले जो ये खिलाड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा है शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी और सबसे युवा खिलाड़ी जो है, युवा क्रिकेटर जो है वो हैं। और स्मृति मंधाना के बारे में आपको बता ही दिया। स्मृति मंधाना को 2018 में भी जो है ये अवार्ड मिल चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, और उसके अलावा जो महिलाओं के लिए है वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राशेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी। तो ये जो है ICC के द्वारा ट्रॉफीज़ दी गई हैं। और भी सारी देखिए ट्रॉफीज़ दी गई हैं, लेकिन वो जब तक आपके काम की ना हो तब तक आप, जैसे कि भारतीय कोई खिलाड़ी है उनको ना मिले तब तक आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वरना जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप जो है अपने दिमाग में डाउनलोड करेंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो अभी वितरित किया गया है। इसके अंदर क्या काम की चीज़ है, तो देखिए ये पुरस्कार जो है 2018 के अंदर स्टार्ट किए गए थे और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड जो है वो मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को ये जो है अवार्ड मिला है। जिले की श्रेणी अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर को मिला है, और जो है दक्षिण क्षेत्र के अगर किसी जिले की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरला को ये अवार्ड मिला है। अगर रैंकिंग की बात करें तो सबसे अच्छा राज्य उत्तर प्रदेश को फर्स्ट स्थान मिला है, राजस्थान को सेकंड और तमिलनाडु को जो है थर्ड अवार्ड जो है वो इसके अंदर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। कैलिफोर्निया में भी इन अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स थे। इसमें अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा फिल्म है वो द पावर ऑफ द डॉग जो है उसको मिला है। अभिनेता की बात करें तो विल स्मिथ को ये अवार्ड मिला है, और अभिनेत्री की बात करें तो निकोल किडमैन जो है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर देखिए राउंड अप के अंदर आ जाते हैं। अगर कुछ ढंग की चीज़ होगी तो हम उसको जो है अंडरलाइन कर लेंगे। तो देखिए ओलंपियन नीरज चोपड़ा जो है उनको राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी सूबेदार हैं, जो मानद पद इनको मिला है, तो उसके लिए इनको परम विशिष्ट सेवा अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, उनको जो है DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। उनकी जो सीरीज़ आई थी आर्या 2 उसके लिए।
और फिर देखिए यहाँ पर जो बजरंगी भाईजान की हीरोइन है हर्षाली मल्होत्रा, उनको जो है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लास वेगास के अंदर जो है आपके मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने जो है ये अवार्ड जो है वो जीता है। फिर देखिए यहाँ पर एक फोटो जर्नलिस्ट है जिनकी अफगानिस्तान के अंदर जो है मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी। उनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर जो है उसका अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स खेल परिदृश्य पे। आपका पुरस्कार सम्मान वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो खेल परिदृश्य में पहला जो अवार्ड है, पहला जो गेम है वो टेनिस है। टेनिस के अंदर देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के अंदर इसको आयोजित किया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है और साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। इसको जीता है काफ़ी नडाल जो है काफ़ी चर्चा के अंदर आए थे, तो राफेल नडाल ने जो है इसको जीता है। और इसी जीत के साथ जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो एशले बर्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, उन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखते हैं जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो है नेक्स्ट किसका है। फिर देखिए आपका जो ATP कप है जो कि टेनिस से ही रिलेटेड है, इसको कनाडा ने अभी जो है स्पेन को हरा करके जो है वो जीता है। ये तीसरा ATP कप था और इसको जो है सिडनी के अंदर जो है आयोजित करवाया गया और स्पेन को हरा करके जो है कनाडा ने इस कप को जो है हासिल किया है। तो ये भी टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद हॉकी देखिए, हॉकी के अंदर महिलाओं का हॉकी एशिया कप जो है 2022 उसका आयोजन ओमान के अंदर किया गया है। इसमें जापान ने जो है तीसरी बार जो है विजय हासिल की है। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो नहीं जीत पाया, तो यहाँ पर जापान ने जो है जीत हासिल की है। अगर यहाँ देखें तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार चाइना की जो ली जिनमिन है उनको मिला और भारत की सलीमा टेटे उनको सर्वश्रेष्ठ युवा प्लेयर का खिताब जो है इसके अंदर मिला है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो वहाँ की खिलाड़ी है, टूर्नामेंट की खिलाड़ी, वो जापान की USSI जो है उनको चुना गया है। और हमारे भारत की जो कप्तान है वो यहाँ पर रानी रामपाल रही थी। फिर देखिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो सीरीज़ खेलने गई थी और वहाँ जो सीरीज़ है वो 3 दिवसीय जो सीरीज़ थी, 1 दिवसीय सीरीज़, उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका ने जो है सीरीज़ को जीता है और दक्षिण अफ्रीका के ही क्विंटन डी कोक जो है इस श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो घोषित किए गए हैं। यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं। और जो है उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ें हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है दक्षिण अफ्रीका के ही बल्लेबाज है कीगन पीटरसन, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो चुना गया है। और इसमें भारतीय जो टेस्ट कप्तान है उन्होंने जो है अपनी कप्तानी का पद जो है छोड़ दिया है, विराट कोहली ने। और नेक्स्ट हम देखते हैं एशेज सीरीज़ 2000 नहीं, इससे पहले एक और है ACC अंडर-19 एशिया कप, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है। इसमें 50 ओवर होते हैं। इसको जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करवाया गया था। जो 8 टीम्स इसके अंदर खेली थी और इसके अंदर जो है भारत ने श्रीलंका को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम पर किया है। ठीक है। और भारत के जो हरनूर सिंह है उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है उसमें दिया गया। फिर देखिए एशेज सीरीज़ ऑफ 2021-22, इसमें 5 मैच खेले गए और इसमें इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और यह श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया ने एशेज पर अपना जो है इस सीरीज़ के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा से जो है इसको जीता है। तो तीसरी बार लगातार जो है ये एशेज सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो जीती गई है। और इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं टेविस हेड, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो चुना गया है। अब देखिए कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, जैसे अभी हमने विराट कोहली के बारे में सुना। अभी देखिए दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है क्रिस मॉरिस, इन्होंने भी जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास यहाँ पर लिया है। फिर देखिए शतरंज के अंदर कौन इंपॉर्टेंट है, तो शतरंज में एक 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर हुए हैं 14 वर्षीय लड़के हैं जिनका नाम है चेन्नई के हैं जिनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनको जो है 73वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। फिर देखिए बैडमिंटन के अंदर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन किया गया। तो इसके अंदर जो है ये भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसमें महिला एकल का खिताब जो है हमारी भारतीय शटलर PV सिंधु ने जो है भारतीय मालविका जो है उनको हरा करके जो है ये अब खिताब जो है अपने नाम पे किया है। पुरुष युगल के अंदर क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं जीता है तो इसलिए हम उसका नाम याद ना रखें तो ठीक रहेगा। और जो है मिश्रित जोड़ी अगर आप देखेंगे तो मिश्रित जोड़ी के अंदर यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये रहा। तो पुरुष युगल का खिताब जो है सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत
की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी ने फाइनल में मोहम्मद हसन और हिंड्रा सेतियावान की शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को हरा करके जीता है। तो युगल के अंदर भारत जीता है और उसके अलावा जो महिला वाला जो है उसके अंदर भारत ने बैडमिंटन में जीत हासिल की है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने वो वहाँ पर गलत बोल दिया। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिश्रित युगल का खिताब जो है भारतीय जोड़ी ईशान भटनागर और तनिषा कास्त्रो ने जीती है। और फाइनल में भारत की जोड़ी टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्रीवैद्या गुरु राजदा को पराजित किया है। इनको पराजित करके जो है ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है इसको यहाँ पर जीता गया। फिर ये जो मैंने अभी जो इसमें बताया युगल वाला, ये योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन है। इसको आप याद ना रखें तो इतना, क्योंकि इतना खास है नहीं है। उसके अलावा जो है हम तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हम हमारा स्पोर्ट्स वाला जो न्यूज़ है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों को। देखते हैं कौन कौन सी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नियुक्ति देखिए, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है उनको नया इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो बनाया गया है, आर्थिक सलाहकार। आपको पता है इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वही आर्थिक समीक्षा जो होती है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इनसे पहले जो है के.वी. सुब्रमण्यम जो थे वो आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो उनके प्लेस पर अभी जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगर ऐसे याद ना रहे तो वी या नागेश्वरन आप नाम ध्यान रखेंगे। ये इससे पहले जो है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अंदर पार्ट टाइम मेंबर का कार्य जो है ये किया करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है वो बनाया गया है। ये के सिवन का स्थान लेंगे और ये जो है इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। फिर देखिए जो है हमारे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जो है उनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जो है उसके अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है ये एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना जो है सोसाइटी पंजीकरण के माध्यम से हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान करना ही इसका उद्देश्य है। फिर देखिए विनय कुमार त्रिपाठी जो है उनको रेलवे बोर्ड का जो है नया अध्यक्ष व CEO जो है वो बनाया गया है। फिर देखिए VS पठानिया जो है उनको भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक का कार्यभार जो है वो दिया गया है। तो फ्लैग ऑफिसर पठानिया ने जो है तटरक्षक जहाज़ों के सभी वर्गों अर्थात तटवर्ती गश्ती पोत रानी जिंदन, अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह और उन्नत अपतटीय गश्ती पोत सारंग की कमान भी जो है वो संभाली है। तो ये जो है इनको इस विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट सेवा के लिए जो है इनको भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का जो पदभार है वो दिया गया है। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं, तटरक्षक बल जो होते हैं, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1 फरवरी को की गई थी, इसलिए 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, तटरक्षक दिवस मनाते हैं। वयम रक्षामम, ये जो है इनका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार RS का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था आदर्श वाक्य को लेकर के, तो ये याद रखिएगा आप। देखिए जो तटरक्षक बल है ये 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका मुख्यालय है बॉम्बे में, फिर पूर्वी जो क्षेत्र है उसका चेन्नई में, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसका कोलकाता में, अंडमान निकोबार वाले का पोर्ट ब्लेयर में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का गांधीनगर गुजरात में। और राजस्थान मत कह दीजिएगा, राजस्थान का कहाँ है, राजस्थान में समुद्र है ही नहीं, तो काहे की रक्षा करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है ये तटरक्षक बल है और इनके ये 5 क्षेत्रों में जो है इसको बांटा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए जो अलका मित्तल है इनको ONGC की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई अंतरिम यानी कि जो कार्यवाहक टाइप में जो कोई अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वो परमानेंट अध्यक्ष वहाँ पर अभी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जी अशोक कुमार को लेकर के। तो जी अशोक कुमार जो है उनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में जो है वो चुना गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो 2011 12 अगस्त को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अंदर गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण प्रबंधन के लिए जो है राष्ट्रीय परिषद जो है उसके गठन का परिणाम स्वरूप जो है इसको 2016 के अंदर जो है 2016 से जो इसको भंग कर दिया गया था। और इसके NMSGC के प्रचालन का क्षेत्र गंगा नदी घाटी जिसमें वह राज्य भी शामिल है, जिसके अंदर जो है शामिल है जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है, और इसमें दिल्ली को भी जो है वो शामिल किया गया है। फिर देखिए इफ़को जो है यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स, उसके जो है नए अध्यक्ष जो है वो दिलीप संघानी को जो है वो बनाया गया है। फिर देखिए जो CACP है, ये CACP क्या होता है, तो ये CACP जो है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है, और ये जो है आपका MSP का निर्धारण करता है। किसका? MSP का निर्धारण करता है। इसके जो अध्यक्ष है वो अभी विजयपाल शर्मा को बनाया गया है।
फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं उसमें भारतीय नियुक्तियों को पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ के जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है उर्जित पटेल, उनको हाल ही में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो है इसका जो है अध्यक्ष जो है वो, इसका जो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया है। तो इसके अंदर 5 उपाध्यक्ष है, उसमें से एक उपाध्यक्ष हमारे भारत के भी बने हैं। तो देखिए ये जो AIIB है इसकी संस्थापना जो है, इसके संस्थापक सदस्यों में भारत भी एक है और भारत का चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग का राइट जो है वो भारत को ही मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है रॉबर्टा मेट्सोला, ये यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष जो है वो बनी है। तो द्विपक्षीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। अब देखिए यूरोपीय संसद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल की तुलना में जो यूरोपीय संसद लंबे समय से कम महत्व वाली यूरोपीय संघ की संस्था रही है। तो जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर कई सारे इसकी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन काउंसिल है और एक यूरोपियन संसद भी है। तो इस यूरोपियन संसद की जो अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया, रॉबर्टा को बनाया गया है। ये माल्टा देश से हैं और यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की 7 शाखाओं में से एक है और इसके सदस्य देशों द्वारा सीधे चुने गए 700 से अधिक सदस्य हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, स्ट्रासबर्ग में। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर कम से कम इसके 7 ब्रांचेज है, 7 इसके जो है संगठन है और उसके अंदर जो यूरोपियन संसद है उसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग के अंदर सिचुएटेड है, जिसमें रॉबर्टा मेट्सोला जो है वो इसकी अध्यक्षा जो है वो बनी है। फिर देखिए जो IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है पियरे ओलिवर गॉरिचस, ठीक है। तो ये जो है अर्थशास्त्री हैं, इनको IMF का मुख्य अर्थशास्त्री और जो है RES का निदेशक जो है वो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये जो पद है इससे पहले यहाँ पर गीता गोपीनाथ जो थी वो थी और ये पहली महिला अर्थशास्त्री थी यहाँ पर, तो उनका स्थान जो है ये लेंगे पियरे ओलिवर गॉरिचस। फिर देखिए प्रमुख जो ऑबिट्यूरीज हैं उनको देख लेते हैं। इससे पहले जो है हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ जो आर्टिकल है उसमें जनवरी के अंदर किसने पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर नाम देखिए, एलिहान स्माइलो, ये जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं कजाकिस्तान के। उसके अलावा शीमेरो कास्त्रो जो है, इनको होंडुरस का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त किया गया है। फिर देखिए ऑबिट्यूरीज में जो प्रोफेसर MK प्रसाद हैं, जो कि जो है ऐतिहासिक ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काफ़ी जो पर्यावरण के लिए काफ़ी कार्य किया था, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं, जो कि कथक में लखनऊ घराने से संबंधित थे, तो उनका भी जो है वो शास्त्रीय गायक भी थे और उनका भी जो है यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया है। उनको काफ़ी सारे जो पुरस्कार है वो नवाजे गए थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, कालिदास सम्मान जो है इनको दिया गया था। तो ये था इनका। उसके अलावा जो अन्य दिवंगत हस्तियां उसमें देखते हैं तो चरणजीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और ओलंपिक 1964 में इन्होंने भारत को जो है स्वर्ण भी दिलाया था। उसके अलावा एक मिलीना साल्विनी नाम की महिला हैं जो कि फ्रांस में प्रसिद्ध कथकली की नृत्यांगना थी। फिर नेक्स्ट देखिए सिंधुताई सपकाल, इनके बारे में सब जानते होंगे। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने और अनाथ बच्चों की माँ के नाम से इनको प्रसिद्धि है और पद्मश्री मिला इनको 2021 के अंदर। फिर देखिए कुछ प्रमुख सप्ताह वगैरह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो 4 जनवरी को जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, इसलिए 4 जनवरी को जो है दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि होती है, तो ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जो है वो 10वें सिखों के गुरु हैं और 9 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को सेलिब्रेट होती है और जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और इस बार की थीम थी इट्स ऑल इन माइंड, यानी कि सब कुछ दिमाग में है। और फिर देखिए जो है आपके भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस जो है, जो कि अभी घोषित किया गया था 2022 को, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर। फिर देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को सेम। और पर्यटन दिवस इंपॉर्टेंट है, ये आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति जो है वो 25 जनवरी को हुई थी। 18वें राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया था। मतदाता दिवस अभी हम पढ़ के आए हैं 25 जनवरी को।
फिर उसके अलावा डेटा गोपनीयता दिवस, ये थोड़ा नया है इसलिए मैंने इसको टिक किया। ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है, और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पर क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ जो है जो मेन हमारे यहाँ पर बुक्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा। रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है जंगल बुक उन्होंने लिखी थी, और अभी एक और बुक उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर देखिए नीरज चोपड़ा की एक बुक है, इससे पहले देख लेते हैं द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव जो है उन्होंने लिखा है, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने लिखा है नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू पोडियम, ये अर्जुन सिंह काडियान के द्वारा जो है लिखी गई किताब है उनके बारे में। फिर देखिए यहाँ पर एक नॉवल है लाल सलाम, ये लिखा है किसने, जो हमारी स्मृति जुबिन ईरानी है उन्होंने। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये लिखी है राहुल रवेल और प्राणिका शर्मा ने। और फिर है द न्यू बीजेपी मोदी एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये नडिल मेहता ने जो है इस किताब को लिखा है। तो ये कुछ बुक्स हैं। उसके अलावा कुछ सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। फिर देखिए पहला सम्मेलन है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। इसको तेलंगाना के जो हैदराबाद है वहाँ पर आयोजित करवाया गया था, और इसके अंदर क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन था ये, और इसके जो विषय था वो था इंडियाज टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। तो ये इसके अंदर इसका सब्जेक्ट था। फिर देखिए 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये जो है इसके अंदर जो सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने इसको संबोधित किया। फिर जो है इसमें जो है इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो इसका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। क्या था? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। फिर देखिए कुछ योजनाएं, कार्यक्रम और पहल और मिशन है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा त्रिपुरा में 2 प्रमुख विकास पहलों का शुभारंभ किया गया है, और इसके अंदर जो है जैसे कि पहला तो है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, उसके अलावा जो है 100 विद्या ज्योति स्कूल परियोजना मिशन, ये पहलों का जो है शुभारंभ वहाँ से किया गया है। तो इसमें तो क्या है कि भाई यहाँ पर जो है विद्या ज्योति स्कूलों के अंदर जो पहले से मौजूदा उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालय उनको अत्याधुनिक बनाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना में क्या किया गया है कि इसका उद्देश्य जो ग्रामीण स्तर पर विकास के प्रमुख क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क मानकों को प्राप्त करना है। इस योजना के लिए चुने गए प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो दी जाएगी। तो ये 2 योजनाएं जो है वो त्रिपुरा के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। फिर देखिए एक है मिशन अमानत, ये रेलवेज़ के द्वारा है। तो रेलवे यात्रियों की अगर कोई भी चीज़ वगैरह जो है वहाँ पर खो जाती है, तो रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है फ़ोटो के साथ खोए हुए सामान का विवरण जो है पश्चिमी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो पोस्ट किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है अपना सामान फाइंड आउट करने में आसानी रहे। फिर देखिए कुछ आयोग और समितियों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या जो है उसमें है। तो देखिए हाल ही में आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो है कुछ सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी की चूक हुई थी, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक पीठ बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया है, क्योंकि एक याचिका दायर हुई लॉयर्स वॉइस करके। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसके ऊपर आपने उल्लंघन में उचित दिशा निर्देश वगैरह जारी नहीं किए हैं। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश रही हैं इंदु मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति जो है वो इसके अंदर गठित की गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है और अगर बात करें गृह मंत्रालय ने, तो गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति जो है उसका गठन किया है। फिर देखिए महिलाओं की जो विवाह आयु है उसको आपको मालूम है, उससे काफ़ी बहस चली थी कि भाई उसको जो है 18 से बढ़ा करके 21 ईयर्स जो है वो किया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार में एक जो है जया जेटली समिति जो है वो बनाई गई थी, उसकी अनुशंसा के आधार पर जो है ये बिल जो है वो लाया गया था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स में हम देखते हैं मेले, महोत्सव और प्रदर्शनी को लेकर के। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो 12 जनवरी को मनाया गया। इस दिन विवेकानंद जी की जयंती होती है, इसलिए इसको मनाया गया। और फिर देखिए सेकंड है कला उत्सव, इसको भी आयोजित किया गया है। इसको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया, और इसमें वही संगीत, नाट्य वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको जो है इसमें शामिल किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर, एक मिनट, ऑपरेशन और अभियानों के ऊपर। तो देखिए एक अभियान है जिसका नाम है चिरू 2Q22, ठीक है। तो ये जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। इसमें चाइना, रशिया और ईरान, तो CH फॉर चाइना
और I फॉर ईरान और रशिया, इनके द्वारा जो है ये नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया, और ये इस प्रकार का जो है तीसरा युद्धाभ्यास जो है वो था। फिर उसके अलावा देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर फिर देखिए एक अभ्यास है जिसका नाम है पश्चिमी लहर। ये अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। तो भारतीय नौसेना ने अभ्यास जो है पश्चिमी तट पर जो है इसको आयोजित किया है। और नेक्स्ट है भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ जिसका नाम था पासेक्स। ठीक है, तो ये जो है भारत और रशिया के बीच में जो है अरब सागर के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। उसके अलावा जो है बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध जिसका नाम है ASW अभ्यास सी ड्रैगन। तो ASW यानी कि ASW ये क्या है, एंटी सबमरीन जो वारफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है उसको आयोजित किया गया और उसका नाम रखा गया सी ड्रैगन। क्या रखा गया? सी ड्रैगन 2022। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है इसको आयोजित किया गया था। इसमें और भी भागीदार देश थे जैसे कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास था। फिर देखिए एक अभ्यास है जिसका नाम है अभ्यास मिलन 2022, और इसके अंदर जो है कई सारे देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, लगभग 45 देशों ने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है। फिर कुछ पोर्टल्स और ऐप के बारे में देखते हैं। तो डिजिटल संसद ऐप जो है वो डिजिटीकरण और लोगों को संसद के साथ जोड़ने के निरंतर प्रयासों के लिए जो सांसद ओम बिरला है उन्होंने आधिकारिक रूप से डिजिटल संसद ऐप जो है इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से उपलब्ध है। उसके अलावा स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल, ये क्या है? तो देखिए इसमें जो है दुनिया भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए भारतीय मसाला बोर्ड ने पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ये अपनी तरीके का पहला पोर्टल है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए भारत में मसाला कारोबार जो है कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान 41% है, और पहले 3 में जो है समुद्री उत्पाद, गैर बासमती चावल और बासमती चावल वगैरह जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर स्पाइस बोर्ड की स्थापना की बात करें तो ये जो है आपका 1986 के तहत की गई है, और यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो वो कार्यरत है। फिर देखिए एक और पोर्टल है जिसका नाम है कोयला दर्पण पोर्टल। तो कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकांकों यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आम लोगों के साथ साझा करने के लिए जो है कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर देखिए प्रारंभिक चरण के रूप में पोर्टल में यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकांक जो है कोयला लिग्नाइट उत्पादन, कोयला लिग्नाइट की खरीद, अन्वेषण डेटा वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। फिर है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सारथी, और ये सेबी के द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था निवेशकों को शिक्षित करना, निवेशक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको शिक्षित करने के लिए सारथी मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया। अब कुछ समझौतों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो है एग्रीमेंट और कॉपरेशंस जो है वो साइन हुए हैं। तो सबसे पहला जो समझौता है वो देखिए आदि बद्री बांध को लेकर के है। ये जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में साइन किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इस बांध के निर्माण से जो पौराणिक सरस्वती नदी है वो पुनर्जीवित हो जाएगी, और उल्लेखनीय है कि हरियाणा और हिमाचल के सीमा के स्थित आदि बद्री को पौराणिक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो माना जाता है। इसीलिए जो है इसको प्रोजेक्ट को साइन किया जा रहा है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि ये लागत और इससे रिलेटेड है इसलिए ये हमारे इतने काम की नहीं है। फिर जो है नेक्स्ट देखिए भारत और फिलीपींस के बीच में जो है वो रक्षा समझौता हुआ है, और इसमें जो है फिलीपींस ने भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके लिए जो है ऑर्डर दिया है कि भाई हमको भी ये ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है जो भारत को मिला है, और इसमें जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस संयुक्त उद्यम है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, पोतों और विमानों या ज़मीन से जो है प्रक्षेपित किया जाता है। फिर अब नेक्स्ट देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको देखना है। देखिए पंजाब के अंदर जो है अभी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए एक कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है, और इसमें छात्रों को प्रशिक्षण देने, अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से जो अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं वो इस यूनिवर्सिटी में ग्राउंड स्टेशन वगैरह जो है वो लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है डिज़ाइन की गई इन हाउस विकसित नैनो उपग्रह जो है वो जो है और अन्य परियोजनाओं के अलावा अनुसंधान के लिए एक भूस्थानिक केंद्र जो है वो भी बनाया गया है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रह यानी जिनको CuSat कहते हैं वो भी जो है इसके अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप CuSat जो है CuSat को प्रक्षेपित करने के साथ ही पंजाब अंतरिक्ष में अपना उपग्रह रखने वाला जो है पहला सीमावर्ती राज्य जो है वो बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसमें देखने को मिलती है।
फिर देखिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का जो नया परिसर है चेन्नई के अंदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, उसका जो है उसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको जो है लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो भारतीय विरासत है, क्लासिकल भाषाएं हैं, उन सब का जो है यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। फिर देखिए 2 भारतीय फिल्म जो है उनको अकादमी पुरस्कारों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और जो फिल्म है उसमें एक तो विवादित फिल्म है, तमिल फिल्म है जिनका नाम है जय भीम, और प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड ड्रामा है मरक्कर। ठीक है, अब पूरा नाम मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, अरेबिक दलित ने सिंघम ऐसे करके नाम है। मरक्कर अरब सागर का शेर, ये इसमें जो है ये 2 फिल्म्स हैं, इनको जो है इसके अंदर सूची के अंदर जो अकेडमी पुरस्कार है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये थी इसमें। तो प्रियदर्शन के द्वारा निर्देशित मरक्कर मलयालम सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म में से एक है। और उसके अलावा जो जय भीम है वो 1993 में एक सच्ची घटना पर आधारित, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के चंद्र द्वारा लड़ा गया एक मामला शामिल है, जब वह एक वकील थे। तो ये जो है पूरा जो है आपका, यहाँ तक जो मिसलेनियस न्यूज़ भी खत्म होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर जो है क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है, भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय एटलस जनवरी 2022 में किस राज्य को मिला है, जिसमें सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण का आधारभूत डेटा जो है वो तैयार किया गया है। तो ऐसा जो है वो केरला को मिला है। फिर देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा 189 वीरता पुरस्कार में से किस राज्य की पुलिस को सर्वाधिक 115 पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो है किस देश ने जो है वो शीर्ष स्थान जो है वो बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपके तीनों देश जो है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, ये तीनों के तीनों जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो है इनका स्थान जो है वो टॉप पे है। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है, जो चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में जो है वो मदद करती है। तो चाइना ने इसका निर्माण किया है। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो किस देश के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया है। तो ये मलेशिया के द्वारा आयोजित किया गया था। फोर्ब्स के द्वारा जो उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान जो है वो किसको जो है वो दिया गया है। तो इसमें आप जो है देखेंगे नाओमी ओसाका जो है उनको ये स्थान मिला है, ए नंबर नाओमी ओसाका। फिर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण जो है किस युद्धपोत के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इसका उत्तर है INS विशाखापत्तनम। IMF का नया आर्थिक परामर्शदाता जो है वो किसको जो है वो चुना गया है। तो ये तो आज हमने अभी पढ़ा था, इनका नाम है पियरे ओलिवर गोरिचन्स। फिर उसके अलावा देखिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी ने पंजाब की यात्रा के दौरान जो चूक हुई उनकी सुरक्षा में, उसके लिए जो है किसकी अध्यक्षता में जो है जांच समिति का गठन हुआ, ये भी हम अभी बढ़ के आए हैं, इंदु मल्होत्रा। फिर है BSF ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा अभियान जो है वो अभी जनवरी 2022 में चलाया है। तो इसके अंदर जो है ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो इसके द्वारा चलाया गया है। 26 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के दौरान आयोजित भारत व दक्षिण अफ्रीका के जो टेस्ट मैच है उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। तो कीगन पीटरसन को ये अवार्ड दिया गया है। और अगर आप मार्च की क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो इन्हीं को जो है आगे प्लेयर ऑफ द मंथ है वो अवार्ड भी मिला है। फिर देखिए इंडोनेशिया की संसद ने किस देश की राजधानी को जकार्ता से स्थानांतरित कर कहाँ बनाने हेतु एक कानून जो है वो जनवरी में जो है वो पारित किया है। तो ये जो है नुसंतारा के अंदर उनको बनाना है। फिर देखिए जनवरी में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन और वृक्षों से भरे, ध्यान से पढ़िएगा, वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र में कितनी जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर जो है 2261 जो है वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। फिर देखिए मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। तो 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा जो है वो की है। तो यहाँ देखिए सोनू निगम जो है उनको पद्म भूषण सम्मान जो है वो प्रदान किया जाएगा। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च, एक मिनट ये मैंने गलत बोला, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर कहा गया है कि किसको ये पद्म भूषण अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, सुंदर पिचई, गुलाब नबी आज़ाद, इन तीनों को ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन सोनू निगम जो है उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया है। और CUSAT नाम की जो सैटेलाइट है इसको भी यहाँ से लॉन्च किया गया है।
फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस एशियाई राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 के अंदर जो है वो कंडक्ट की है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत ने जो है इसको कंडक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका फरवरी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये पूरी हमने आज कंप्लीट कर ली है। इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मार्च की क्रोनोलॉजी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मंथ की क्रोनोलॉजी के साथ में। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।